देखिए बच्चों, लास्ट टाइम हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर देखने के बाद आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू यदि n है तो x की वैल्यू n से लेकर n+1 तक होती है। जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 5 है या 5 है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये आपको बताना है। तो देखिए आपके मन में आएगा कि यदि 5 होता तो आंसर 5 ही होता, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 5.1 होता तो भी आंसर 5 होता, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 5.2 होता तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होता, और यदि ये 5.9 होता तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होता। लेकिन यदि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 होता तो ये 6 हो जाता, 5 नहीं होता। इसका मतलब ये है बच्चों कि यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 5 के बराबर है तो x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 5.1, 5.2 सब हो सकती है, लेकिन बस 6 नहीं हो सकती है। तो उसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा। तो इंटरवल में भी यदि आप लिखना चाहें तो x बिलोंग्स टू 5 टू ओपन इंटरवल 6। अब आपके सामने जब भी आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 9 तो आप लिख दो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 9 बट लेस देन 10, और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 9 टू ओपन इंटरवल 10। दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। इंटरवल में ऐसे, इनइक्वालिटी में ऐसे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x के अंदर कोई इंटीजर आ जाए, n मतलब क्या है बच्चों, इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अलग हो जाएगा, इंटीजर अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर x+5 दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अलग हो गया, 5 अलग हो गया। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x-3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अलग हो गया, 3 अलग हो गया। ठीक, सिमिलरली अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने अलग अलग कलर से यहाँ ब्रैकेट बनाए। अब आप ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन, इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रीन ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, और ये तो एक इंटीजर है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंतर है ना। तो ये कुछ इसी तरीके से काम करेगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x अलग हो गया और ये n अलग हो गया। तो अब जरा इस स्टेप को देखना आप, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x अलग हो गया और n की जगह ये वाला हिस्सा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x अलग हो गया। बाकी फिर ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर x एज इट इज, और इन दोनों के ब्रैकेट में से। अब बच्चों ये वाला हिस्सा फिर से अलग होगा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये अलग हो गया, बाकी ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक, अब ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर x एज इट इज, फिर ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर x अलग हो जाएगा, और बचे हुए ये तीनों का सम इंटीजर ही होना है, तो ये तीनों अलग हो गए। आ रही बात समझ में? अब ये पूरा किसके इक्वल है आप देखिए जरा, 4 के इक्वल है बच्चों, है ना। तो ये पूरा 4 के इक्वल है, तो हम इस पूरे को 4 के इक्वल कर देंगे। तो 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 4 हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 1 आ गया, बट उसने तो x पूछा है ना। तो अभी आपने पढ़ा यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 से 2, या x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, एक और प्रॉपर्टी है इसकी, वो देखिए आप, कि यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर x में इंटीजर आप रखोगे तो आंसर 0 आएगा इस प्रॉपर्टी में, और यदि इंटीजर नहीं रखोगे, इंटीजर के अलावा कुछ रखोगे तो आंसर -1 आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने x2 ले लिया, अब आप इसको यहाँ रखो तो ये बना ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का वैल्यू 2 और -2 का -2, आंसर 0 हो गया। और अगर मैंने 2.8 लिया जो कि इंटीजर नहीं है, तो अब आप चेक करो, 2.8 प्लस -2.8, ये बन गया 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 और -2.8 का -3, आंसर आ गया -1। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी भी याद रखना। एक प्रॉपर्टी और है बच्चों, है ना, जैसे यही देख लो, मैं x इक्वल टू 2.8 ले लेता हूँ। अब आप चेक करना, ये x है 2.8, अब इसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकाल रहा हूँ, वो आएगा 2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x में मुझे +1 करना है तो 2 + 1 आ जाएगा 3। तो बच्चों ये देखो आप, यानी 3, ये देख लो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x था, तो देखो ये सीक्वेंस में बैठ गया। ठीक, इक्वल टू भी होगा, जैसे इंटीजर ले लोगे तो ये दोनों इससे तो बराबर ही हो जाएंगे, तो कई जगह इक्वल भी होगा। ठीक है, अब जैसे इसका डोमेन निकालना है आपको, है ना, f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x² -3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और डिवाइड में क्या दे रहे हैं, प्लस में 2 दे रखा है बच्चों, है ना। अब इसका आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो आपको डोमेन का कॉन्सेप्ट पता ही है। क्या कॉन्सेप्ट पता है, जल्दी से बताओ, कि यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर, यदि डोमेन में डिवाइड में कोई भी फंक्शन आता है तो वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 कर दो,
अब परेशानी क्या आने वाली है, परेशानी आने वाली है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को टी अज्यूम कर लो, ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 3t + 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए टी स्क्वायर माइनस 3t + 2 इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व करो, बाद में फिर नॉट इक्वल टू का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। तो ये तो फैक्टर बन जाएंगे, ये हो जाएगा t-1 और ये हो जाएगा t-2 इज इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ गई, t = 1 और t = 2। अब थोड़ी देर के लिए सोचो t क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x = 1 और 2। ठीक, अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x = 1 है तो x की वैल्यू 1 से 2, और अगर ये 2 है तो x की वैल्यू 2 से 3। नंबर लाइन पर आकर जरा चेक करो, x की वैल्यू ये वाला हिस्सा अगर आप देखोगे तो 1 क्लोज में 2 ओपन में, ये वाला हिस्सा देखोगे तो 2 क्लोज में 3 ओपन में। तो ओवरऑल क्या हुआ, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 3। अब हम समझते हैं हमारा आंसर हो गया और ये ऑप्शन में भी मिलता है, लेकिन ये आंसर नहीं बच्चों। बताओ क्यों, क्योंकि आपने इक्वल टू के लिए सॉल्व किया ना, लेकिन क्वेश्चन में तो नॉट इक्वल टू था, तो नॉट इक्वल टू में ये वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, r में से ये वाला हिस्सा माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ गया। क्योंकि क्वेश्चन में आप ये वाला सॉल्व कर रहे थे ना, डिवाइड में था बच्चों ये, और डिवाइड में नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो ये इसका जो डोमेन है वो हटा दो, और इसका डोमेन ये आया वो हमने हटा दिया। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो देखिए नेक्स्ट वाला भी मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप 2 y की वैल्यू दे रखी है, एक और ये 2। पहला है y = 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3, और दूसरा y दे रखा है 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 2 + 5। तो इसमें तो वही पुरानी प्रॉपर्टी लग जाएगी क्या, कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x में 2 बाहर फेंक देगा क्योंकि इंटीजर है। अब अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये इधर आ जाएगा माइनस का 6 + 5, तो y = हो गया 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 1। अब बच्चों एक इक्वेशन ये रही y की और दूसरी ये रही, दोनों को इक्वेट कर दो, तो हो गया 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3 = 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 1। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, बड़ा ही आसान है, सॉल्व कर लो। इधर जाके 1 बचेगा, ये 4, तो ये आई थिंक 3 + 1 4 और 3 - 2 1। तो ये बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया ना। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 4 आया, यहाँ से x की वैल्यू मत निकालना, क्यों, क्योंकि आपको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर x + y। अब इसको उठा के आप यहाँ रख दो, फ्रॉम 1 में रखो, ये बन गया y = 2 × 4 + 3, कितना आ गया बच्चों 11। अब देखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर x + y। यहाँ पर y की वैल्यू रख दो, कितनी, ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू x की नहीं है ना, तो मैंने क्या किया, x वैसे रखा, y की वैल्यू रख दी 11। अब ये बाहर हो जाएगा, समझ में आया बच्चों। अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू रखो, 4 + 11, आंसर हो गया 15। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं ना, इन्हें सॉल्व करते आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 3/4 का वैल्यू कितना आएगा, 0.75। 3/4 का वैल्यू 0.75, 1/100 का वैल्यू 0.01। सिमिलरली 0.75 + 0.02, ये तो चलते जा रहा है, कहाँ तक चल रहा है, 0.75 + 0.76 तक। अब बच्चों जरा इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, 0.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.75 + 0.01 मतलब 0.76 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, यहाँ पर भी 0। लेकिन अगर आप ये आखिरी वाले का देखोगे तो इसका आएगा बच्चों, ओवरऑल सम आएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो वो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, सही है। तो आपको ढूंढना है कि 1 कहाँ से हो रहा है। तो देखो बच्चों, जिस दिन इन दोनों का सम 1.0 हो जाएगा उस दिन ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। तो इनका सम 1.0 कब होगा, जब 0.75 में 0.1 0.2 0.25 ऐड हो रहा होगा, वहाँ से 1 बनेगा। तो बच्चों पहला 1 ये बना, फिर 1 बना, और ऐसे चलते जा रहा है। तो आपको ये गिनना है कुल कितने 1 बने, क्योंकि इसके आगे वाली टर्म क्या होगी, देखो 0.75 + 0.26, इसका सम भी 1.01, तो ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देगा। तो अब कुल कितने 1 है ये गिन लो। कैसे गिनोगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0.25 से स्टार्ट हो रहा है और 0.76 पे ख़त्म हो रहा है, तो 76 में से 25 माइनस कर दो और +1 कर दो, तो टोटल 52 टर्म्स थी, ये आंसर हो गया। क्योंकि ऐसा, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट भी तो इंक्लूड होगा ना,
भाई जब भी यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना है, तो वो ऐड करने के लिए आपको तरीका यही होता है, लास्ट में से फर्स्ट वाला माइनस करो और 1 ऐड कर दो। समझ में आया ना? ठीक है, 52 आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन, ये इसके बराबर है ना, ये दोनों बराबर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 प्लस मॉड लेमडा बाय 7 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 7.7। तो कुल कितनी इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए सही है ये आपको बताना है। क्या करूँ मैं? पहले तो इसको सॉल्व करो, ये इंटीजर है बाहर हो गया और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो 7.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7, ये कैंसिल ही हो गए। तो ये तो बना ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड लेमडा बाय 7 इक्वल टू 0। अब कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए तो उसके अंदर वाला फंक्शन मॉड लेमडा बाय 7 0 से लेके 1 के बीच में होगा। अब बच्चों ये तो इग्नोर ही करना है, क्यों? क्योंकि मॉड पॉजिटिव टर्म, ये भी पॉजिटिव टर्म, तो पॉजिटिव टर्म तो हमेशा 0 है, 0 से बड़ा ही होता है। तो बचा क्या? मॉड लेमडा बाय 7 लेस देन 1, मतलब मॉड लेमडा लेस देन 7। और मॉड वाली टर्म का मैंने आपको बताया था, घोड़ा 0 पर खड़ा है, याद आया ना पिछले लेक्चर में? तो आप यहाँ देख लो, लेमडा का वैल्यू -7 से 7 के बीच में आएगा, क्योंकि -7 से 0 के बीच की सारी वैल्यू यहाँ रखोगे तो भी 7 से बड़ी, और पॉजिटिव तो होती ही बड़ी, है ना? तो अब यहाँ पर आपको आंसर में क्या पूछा? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़। तो गिन लो कौन कौन से इंटीग्रल आएंगे, -6 -5 से लेकर 0 से लेकर 1 2 से लेकर 6 तक। तो कुल कितने हो गए? 13 इंटीग्रल वैल्यूज़ हो गई। ये आंसर हो गया। सारे गिन लेना इंटीजर, -7 से 7 के बीच में सारे इंटीजर्स काउंट कर लो, वो आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसको पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और उसको समझो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और पढ़कर चेक करो आपको समझ में आ रहा है क्या। इफ़ ए बी सी आर 3 डेसिमल नंबर, 3 डेसिमल नंबर का मतलब क्या हुआ बच्चों? 0 से 1 के बीच में जिसकी वैल्यू है। हाँ, 0 से 1 के बीच में। आप ये मत सोचना 1.2 भी डेसिमल होता है, वो नॉन इंटीजर होता है। डेसिमल हमेशा 0 से 1 के बीच में, ए की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में, बी की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में, सी की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में। ठीक, मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब ये तो हो गया। आगे बोला अल्फा क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का सम और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसकी मैक्सिमम वैल्यू। बीटा क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बी, ग्रेटेस्ट इंटीजर सी, तीनों का सेपरेट वैल्यू निकालो, फिर उनका सम करो। तब आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट अल्फा और बीटा है। तो पहले अल्फा और बीटा तो निकालो। अब अल्फा और बीटा निकालने के लिए क्या करो? देखो, ए की वैल्यू 0 से 1 में, तो सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर ए की वैल्यू क्या होगी? सोचो उल्टा, सोचो उल्टा उल्टा। अरे 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए 0 होगा तो ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। नहीं, ये 0 इंक्लूड होना था। क्यों? अच्छा, तो 0 इंक्लूड हो भी सकता है। एक काम करो, आप तो ये सोचो, तीनों की वैल्यू सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए, ग्रेटेस्ट इंटीजर बी और ग्रेटेस्ट इंटीजर सी, तीनों 0 ही होंगे। भाई 0 से 1 के बीच में है ना, तो अगर 0 हो भी गया, अरे 0 हो भी गया तो भी 0 होना है, और 0 और 1 के बीच में हुआ तो भी 0 ही आएगा। 1 तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है? तो तीनों 0 ही होंगे, तीनों के ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होंगे। ठीक, तो देखो बीटा तो क्या था? बीटा था आपका ये रहा बीटा, इन तीनों का सम। तो अगर आपने इन तीनों को ऐड किया तो ये बात तो पक्की है कि आंसर क्या आना है? 0 ही आना है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर होगा उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही आएगा, है ना? तो उन तीनों का सम भी 0 आएगा। अब बात करते हैं कि अगर ये a 0 से 1 में, b 0 से 1 में और c 0 से 1 में, तो सोचो a प्लस बी प्लस सी 0 से 3 के बीच में होगा। तो इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आपने ले लिया तो वो क्या आएगा? सोचो 0 से 3 के बीच में अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो 0 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ही देगा। तो इनके बीच में तो 2 ही इंटीजर, 1 और 2। और उसका भी अगर मैं क्या ले लूँ? मैक्सिमम, तो वो तो 2 ही है। तो इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 2 हो गई और बीटा की वैल्यू 0 हो गई। अब आपको क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और बीटा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यही बनती है बच्चों, रख दो वैल्यू 2 + 0x + 2 × 0, सॉल्व कर लो तो ये बनेगा x² - 2x = 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी। आंसर आ गया। अब बच्चों एक प्रॉपर्टी याद रखो आप, है ना? कौन सी? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1/n + 2/n + 3/n प्लस n - 1/n, मतलब नीचे जो नंबर है ऊपर उससे एक कम। अगर ऐसी कोई सीरीज है तो आंसर डायरेक्ट nx, ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। ठीक, इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है बट ये काम करता है क्वेश्चंस में। आप तो प्रॉपर्टी याद रख लो। ठीक,
ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n से लेकर n-1/n। नीचे जो है ऊपर उससे कम होना चाहिए और ऊपर एक एक बढ़ना चाहिए, नीचे सेम नंबर होना चाहिए। तो आंसर जो नीचे नंबर है उसके साथ x लिख दो और ग्रेटेस्ट इंटीजर x लगा दो। जैसे देखो ये 1/2 को x मान लो, 1/2 प्लस 1/100 प्लस 1/2 प्लस 2/100 प्लस 3/100 प्लस 9/100, 99/100 है। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर? अरे भैया नीचे जो है वो n है और ऊपर जो है n-1 है, तो आंसर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। तो nx है तो n की जगह रख दिया हमने 1/x की जगह 1/2 और ये n की जगह हो गया 100। तो आंसर हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 50 और ये क्या आएगा 50 आएगा। समझ गए? और देखो एक और क्वेश्चन देखो, सेम सीरीज है, ये भी वैसे ही है, तो इसका आंसर तो आप समझ ही गए। आंसर मतलब इस LHS वाले पार्ट का आंसर तो हो गया 100x। क्यों? क्योंकि 1/2 यहाँ था, यहाँ अब x आ गया तो x यहाँ आ गया और जो n है वो इधर आ गया, तो nx आंसर होता है। वो किसके बराबर है बच्चों? 4 के। तो अब जरा सोचो 100x, भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 4 के बराबर है तो अंदर वाला हिस्सा किसके बराबर होगा? 4 से लेके ओपन इंटरवल 5। अरे याद आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू n, तो x की वैल्यू क्लोज इंटरवल n से n+1 ओपन। ठीक, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 डिवाइड में चले जाएगा, 4/100 से ओपन में 5/100 तक। आ रहा है बच्चों समझ में? ये सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। x की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में, इस पूरे को सॉल्व करो। तो पहले तो देखो, आप जब अलग अलग करोगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो यहाँ बन जाएगा 10x, ग्रेटेस्ट इंटीजर में प्लस 1x। तो अब आप तो एक ही काम करो, क्या सबको ग्रेटेस्ट इंटीजर में अलग अलग कर दो, वही बनना है। अरे इसके पहले वाला क्वेश्चन देखा था ना आपने, 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x हुए थे ना। ठीक, तो ये वैसे ही बनना। देखो मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको, है ना। ये वाले क्वेश्चन की समरी लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, किसकी? वो कलर वाला ब्रैकेट था, आपको याद आया? ये इसमें ऐसा जब भी आ गया तो आखिर में जितने ये थे उतने ही तो बने थे 4 टाइम्स। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई ना। ये भी तो ऐसे ही क्वेश्चन है, तो इसमें भी आप सीधे यही करो। ठीक, 4 टाइम्स हो गया। अब आप ये देखो कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से π/4 तक। तो आ जाओ जरा एक एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 से π/4 में, तो साइन में अगर आपने 0 भी रख दिया तो साइन 0 0, अरे साइन 0 0 और साइन π/4 1/√2, और 1/√2 क्या हुआ? मतलब ये 0 से 1/√2 देगा। ठीक, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। और 1/√2 क्या होता है बच्चों? 0.7। तो 0 से 0.7 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसी प्रकार cos x भी देखो, तो cos 0 1 होता है, तो ये 1 से 0.7 ओपन में, 1 से 0.7 के बीच की वैल्यू, तो 1 है इंक्लूड नहीं, 1 इंक्लूड नहीं ओपन में, तो 0.7 से 1 के बीच का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। 10x में आ जाओ, 10 0 0, 10 π/4 1, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे 0 ही आएगा। और sec x का ले लो, sec 0 होता है 1 और sec π/4 करोगे तो 1√2 sec π/4 √2, तो ये आएगा 1.4, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1। तो ओवरऑल सम आ गया 1। बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो ये आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के सारे टॉप लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। कल हम फ्रैक्शनल पार्ट एक्स देखेंगे और उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।